के ढांचे में धमाके होने लगते हैं। तेज आग और धुएं के विस्फोट लहरों से टकराते हैं। एक लाल आर्मोर्ड फिगर अपने सीने से नीचे की ओर एक ताकतवर एनर्जी बीम छोड़ता है। उसके नीचे एक आदमी आगे झुककर मुंह खोलकर चिल्लाता है, मर जाओ। एनर्जी बीम पानी के उस ढांचे में जाकर टकराता है और एक बड़ा धमाका होता है, जिससे पूरा इलाका आग और मलबे से भर जाता है। यूएन एक्सायो पानी की सतह पर सीधी खड़ी है, एक हाथ उठा हुआ है। उसके पीछे दो विशाल वाटर ड्रैगन्स मंडरा रहे हैं और वो कहती है, बस इतनी सी चोट। एक विशाल वाटर ड्रैगन अपने जबड़े भींचे आगे बढ़ रहा है। उसके मुंह के अंदर एक आदमी की परछाई लटकी हुई है और नाइन्थ एल्डर उसे आदेश देता है कि वो अपना छुपा हुआ एनर्जी कोर फोड़ दे, वरना उसका पूरा परिवार मार दिया जाएगा। वो आदमी दांत भींचता है, उसका चेहरा कांप रहा है और वो कहता है कि उसका परिवार उनके कब्जे में है। यूएन एक्सायो उफनती लहरों के ऊपर तेजी से आगे बढ़ती है। उसका हाथ आगे निकला हुआ है, चेहरा बेहद उग्र है और उसके चारों तरफ पानी और बिजली घूम रही है। लाल आर्मोर्ड यूनिट खड़ा है, उसके सीने से तेज चमक निकल रही है। उसके सामने प्रिंसिपल यूएन खड़ी है और एक आदमी उससे माफी मांगते हुए चिल्लाता है। अचानक एक चकाचौंध कर देने वाला धमाका होता है, जो चारों तरफ आग और झटकों की लहरें फैला देता है। यूएन एक्सायो पानी के ऊपर तैर रही है। उसका शरीर कुछ जगहों से जला और फटा हुआ है, उससे भाप उठ रही है और वो कहती है कि ये सेल्फ डेटोनेशन बहुत धीमा है। उसका शरीर आधा पानी में डूबा है, उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। दूर आसमान में एक आकृति लटकी हुई है और वो कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जिचन हनहा को अपनी बाहों में उठाए पानी पर आगे बढ़ रहा है। वो सोचता है कि नाइन्थ एल्डर उनका पीछा कर रहा है और वो खुद को छुपा सकता है, लेकिन उसे नहीं। वो उसे पास पकड़े हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है कि वो अलग अलग दिशाओं में भागेंगे ताकि नाइन्थ एल्डर का ध्यान बन सके। नाइन्थ एल्डर हवा में झपटता हुआ आगे बढ़ता है। उसके हाथ पर लाल कांटेदार बेले लिपटी है और वो कहता है कि ये लोग फिर वही चाल चल रहे हैं ताकि लड़की बच सके। लाल कांटेदार बेले उसके हाथ से फैलकर चारों तरफ फैल जाती है। वो हवा में हाथ घुमाता है और कहता है कि इस बार वो धोखा नहीं खाएगा। हनहा पानी के अंदर तैर रही है, उसका शरीर पीछे की ओर झुका हुआ है। लाल कांटेदार बेले उसके हाथ पैरों में लिपटी है। चारों तरफ बुलबुले उठ रहे हैं और उसकी आंखें डर से फैल जाती है। वो अचानक उन बेलों से खींचकर पानी के ऊपर उठा ली जाती है। उसके हाथ ऊपर खींचे हैं, शरीर पीछे की ओर झुक जाता है और वो चिल्लाती है, एक्सायो चेन, भागो। नाइन्थ एल्डर जमीन पर खड़ा है, उसका हाथ उसकी तरफ बढ़ा हुआ है। वो उंगली से इशारा करता है और कहता है, लिन जिचन, बाहर आओ, अगर नहीं आए तो मैं इसे मार दूंगा। हनहा आगे घूरती है, उसकी आंखों में आंसू है और एक कांटेदार बेल उसके मुंह को कसकर जकड़ लेती है। जिचन एक पेड़ पर एक पैर टिकाकर खड़ा होता है, शरीर संतुलन में है और वो कहता है, उसे छोड़ दो। जिचन हवा में नाइन्थ एल्डर के सामने खड़ा है, उसकी मुट्ठियां भींची है, पास ही हनहा लटकी हुई है और वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जिचन का शरीर कांटेदार बेलों से कसकर बंधा हुआ है। वो सामने देख रहा है। नाइन्थ एल्डर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि उसे डिवाइन प्लांट कल्ट के हेडक्वार्टर्स ले जाया जाएगा और ओरिजिन लैंड के गॉड से मिलवाया जाएगा। हनहा पानी से ऊपर उठती है, उसके चारों तरफ बेले लिपटी है। वो ऊपर उड़ते दोनों को देखती है और चिल्लाती है, एक्सायो चेन। नाइन्थ एल्डर आसमान में आगे उड़ रहा है, उसके पीछे लाल कांटेदार बेलों में जकड़ा जिचन लटका हुआ है और दूर से कोई उसका नाम पुकारता है। हनहा पानी से बाहर उछलती है, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं और वो उसका नाम चिल्लाती है। जिचन हवा में लटका है, बेलों में कसकर बंधा हुआ। वो नीचे देखता है, आंखें फैल जाती है और कहता है कि नीचे से कुछ ऊपर उठ रहा है। अचानक एक विशाल पानी का स्तंभ जबरदस्त ताकत के साथ ऊपर फूटता है और उसके सामने दोनों बहुत छोटे नजर आते हैं। जिचन नीचे देखता है, चेहरे पर हैरानी है। वो बंधा हुआ है और कहता है कि उसका डेंजर सेंस बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, जबकि नाइन्थ एल्डर ऊपर देख रहा है। समुद्र में एक विशाल भंवर बनता है और दोनों उसके केंद्र की तरफ खींचने लगते हैं। जिचन उस घूमते पानी के भंवर के बीच लटका हुआ है, उसके चारों तरफ पानी गोल गोल घूम रहा है। वो उसी भंवर के अंदर ऊपर उठता है, उसके हाथ हल्के फैले हैं, शरीर अभी भी बेलों में बंधा है और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे ऊपर उठा रहा है। जिचन एक उठती हुई लहर की सतह पर तैर रहा है, उसके हाथ हल्के फैले हैं, पैर ढीले हैं और नीचे से पानी उफन रहा है। वो सिर घुमाकर हनहा की तरफ देखता है, वो लहरों के ऊपर दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही है और चिल्लाती है, एक्सायो चेन। हनहा उसका सीना पकड़कर उससे लिपट जाती है। जिचन उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और पानी पर संभाल कर खड़ा रखता है। वो कहती है, एक्सायो चेन, शुक्र है तुम ठीक हो। जिचन हनहा को अपने पास पकड़े हुए आगे देखता है, चेहरा गंभीर है और वो समझ जाता है कि ये रहस्यमयी ताकत प्रिंसिपल यूएन की नहीं बल्कि हनहा की एबिलिटी से जुड़ी है। एक विशाल लहर जोर से ऊपर उठती है और उसके ऊपर से एक काला साया आसमान में जा निकलता है। नाइन्थ एल्डर का शरीर हवा में पीछे की ओर मरोड़ खाता है। कई कांटेदार बेले उसे चीरते हुए लिपट जाती है और वो चिल्लाता है, युएन डोंगजी, तुमने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया। हनहा आगे बढ़कर जिचन के सामने खड़ी हो जाती है, एक हाथ आगे बढ़ाए हुए
उसके हाथों के चारों तरफ ऊर्जा घूम रही है और वो ऐलान करती है, मैं एक्सायो चेन को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। नाइन्थ एल्डर के शरीर पर राक्षसी कांटेदार बेले उगाती है। वो लाल ऑरा के साथ हन्हा की तरफ झपटता है, जबकि हन्हा अपना हाथ चेहरे के सामने उठाकर खुद को संभालती है। आसमान तक उठती एक विशाल घूमती पानी की दीवार बनती है, जिसमें कई बड़े हाथों जैसी लहरें बनती है। किनारे पर दो छोटे साए तैर रहे हैं और एक काला साया नीचे गिरता है। पानी एक विशाल हाथ का रूप लेता है और जबरदस्त ताकत के साथ नाइन्थ एल्डर पर गिरता है। टूटा फूटा नाइन्थ एल्डर पानी पर पड़ा है, चारों तरफ खून फैला हुआ है। वो चिल्लाता है, प्रिंसिपल युअन, मुझे छोड़ दो, मैं सच बता दूंगा। और फिर बोलता है, क्या तुम अपने बेटे और बेटी की मौत के पीछे का असली सच नहीं जानना चाहती? जिचिन और हन्हा पानी पर साथ खड़े हैं। दोनों की आंखें हैरानी से फैली हैं और जिचिन सोचता है, उनकी मौत का सच? क्या इसके पीछे और भी कुछ है? नीली चमकती ऊर्जा की एक लहर पूरे दृश्य में फैलती है और लहरों को रोशन कर देती है। करीब से देखने पर नाइन्थ एल्डर की खून से भरी आंखें डर से फैल जाती है और वो चिल्लाता है, नहीं, ये युअन डोंगजी नहीं है, तुम हो। तुम आखिर हो कौन? पानी का भंवर एक विशाल हाथ बनाता है और जोरदार टक्कर के साथ सब कुछ कुचल देता है। नाइन्थ एल्डर का बेजान शरीर पानी की सतह पर मुंह के बल पड़ा है, बिल्कुल हिल नहीं रहा। जिचिन हन्हा को अपने पास संभाले हुए है और सोचता है, नाइन्थ एल्डर मर गया। तभी उसके सामने एक चमकता हुआ इंटरफेस उभरता है, जिसमें लिखा होता है, डू यू वांट टू एब्जॉर्ब? जिचिन घुटनों के बल बैठकर अपने दो उंगलियां नाइन्थ एल्डर के शरीर में दबाता है। उससे नीली ऊर्जा उसके अंदर बहने लगती है। हन्हा पीछे खड़ी मुट्ठियां भींचे है और वो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक पावरफुल रेयर लेवल अस्तित्व हन्हा की एबिलिटी की वजह से बिना लड़े इतनी आसानी से मर जाएगा। और सिस्टम दिखाता है कि उसका स्टेटस बढ़ गया है। प्रिंसिपल युअन अपने ट्रांसफॉर्म रूप में हवा में उनके सामने आ खड़ी होती है। चोटों से उबरकर वो पहुंचती है और नाइन्थ एल्डर के बारे में पूछती है। दोनों उसके सामने हल्के उठे हाथों के साथ खड़े हैं और जिचिन मन में सोचता है कि उसने हन्हा का राज छुपाने का फैसला किया और सच नहीं बताया। बस इतना कहा कि उसने नाइन्थ एल्डर को नहीं देखा। आसमान में कई एयरक्राफ्ट और उड़ने वाली यूनिट्स मंडरा रही है। आर्मोड सैनिक फॉर्मेशन में नीचे उतर रहे हैं और नीचे खड़े लोग उन्हें देख रहे हैं। युअन एक्सायो हाथ बांधे बैठी है और याओ हीलिंग से बात कर रही है। याओ हीलिंग हाथ से इशारा करते हुए कहती है कि फॉक्स विमेन आमतौर पर अपने इलाके की रखवाली करते हुए तटस्थ रहती है और बाहरी दुनिया से कम ही जुड़ती है। फिर पूछती है कि अचानक कोई अर्थ पर क्यों आएगी, और युअन एक्सायो जवाब देती है कि वो कल्टिवेशन फर्नेस ढूंढने आई है और लगता है उसे लिन जिचिन में दिलचस्पी हो गई है। याओ हीलिंग एक पैर पर पैर चढ़ाकर बैठी है, हाथ से मुंह ढकती है और कहती है कि लिन जिचिन भले ही बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन ओरिजिन लैंड में उससे भी ज्यादा प्रतिभाशाली अनगिनत लोग हैं और उसे समझ नहीं आता कि इतनी मशहूर फॉक्स वुमन उसे क्यों पसंद करेगी। युअन एक्सायो आगे झुकती है, चेहरा तेज हो जाता है, उसके दांत नजर आते हैं और वो कहती है कि अभी फॉक्स वुमन की बात छोड़ो और पूछती है कि मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की स्थिति कैसी है। याओ हीलिंग कप उठाकर घूंट भरती है और शांत स्वर में कहती है कि सब संभाल लिया गया है। वो कप नीचे रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बताती है कि उन्होंने कुल 47 हेरेटिक्स को पकड़ लिया जो कई सालों से मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में छिपे थे, जिनमें वो भी शामिल है जिन्हें पहले ही निपटा दिया गया था, और पूरे इलाके से लगभग सभी हेरेटिक्स को खत्म कर दिया गया है। इसे वो एक बड़ी सफलता बताती है। युअन एक्सायो आंखें सिकोड़ती है, चेहरा गंभीर हो जाता है और वो कहती है कि कहीं ये पूरा एक्चुअल कॉम्बैट ट्रेनी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट द्वारा ट्रेनीज को चारा बनाकर हेरेटिक्स को साफ करने की चाल तो नहीं थी। याओ हीलिंग एक हाथ में लकड़ी का डिब्बा पकड़े, दूसरे हाथ में दस्ताना पहने, अपनी पीक्ड कैप के नीचे हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि खाने में लापरवाही चल सकती है, लेकिन जो मन में आए वो यूं ही नहीं बोल सकते। खुले हुए डिब्बे के अंदर नीले तरल से भरी एक सिरिंज रखी होती है और वो बताती है कि ये मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का लेटेस्ट टॉप ग्रेड एंटी म्यूटेशन रिएजेंट है, जिसकी ताकत बाजार में मिलने वाले से 10 गुना ज्यादा है, और उसे तुरंत इंजेक्ट करने को कहती है। युअन डोंगजी अपने हाथ में पकड़े डिब्बे को शांत चेहरे के साथ देखती है और कहती है कि अभी उसे ठीक लग रहा है और वो वापस जाकर इसे इंजेक्ट करेगी। दो स्टूडेंट्स रोलिंग सूटकेस खींचते हुए कैंपस की सड़क पर चलते हैं। चारों तरफ इमारतें खड़ी हैं और बताया जाता है कि अचानक हुए इंसिडेंट की वजह से स्पेशल ट्रेनिंग जल्दी खत्म हो गई और वो यूनिवर्सिटी लौट आए हैं। प्रिंसिपल युअन अपने ऑफिस में डेस्क के पीछे कुर्सी पर बैठी है। सामने 2 खुले डिब्बे हैं जिनमें सिरिंजेस और वायल्स रखे हैं और बताया जाता है कि वो हन्हा और उसे किसी बात के लिए अपने पास लेकर आई है। वो एक सिरिंज उठाकर अपनी बाजू पर लगाती है और कहती है कि वो पहले याओ हीलिंग द्वारा दिया गया टॉप ग्रेड एंटीम्यूटेशन रिएजेंट इंजेक्ट करेगी। वो कुर्सी पर पीछे झुकती है, चेहरा गंभीर हो जाता है और कहती है, जिचिन, जब तुमने कैंप एंट्रांस असेसमेंट में अपनी जबरदस्त टैलेंट दिखाई थी तभी उसे पता चल गया था कि डिवाइन प्लांट कल्ट के गद्दार तुम्हारे पीछे आएंगे। जिचिन सामने खड़ा होकर प्रिंसिपल युअन से पूछता है कि आखिर डिवाइन प्लांट कल्ट क्या है और उस 9th एल्डर का बायोलॉजिकल लेवल क्या था, जबकि हन्हा साइड में चाय डाल रही होती है। वो कप उठाकर घूंट लेती है और कहती, अगर वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक का बटन ठोक देना। पहली बार आए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब दबा दो। और हाँ, वो हाइक बटन को भी कर दो एक्टिव, ताकि वीडियो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में आपकी राय लिखो या कोई फनी इमोजी छोड़ दो, सब चलता है। आपका एक एक लाइक सब्सक्राइब हमें पावर अप देता है। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये है कि डिवाइन प्लांट कल्ट सबसे पुराना जाना पहचाना हेरेटिकल कल्ट है, जो म्यूटेंट बीस्ट्स के अर्थ पर आने से भी पहले से मौजूद था, और उनका आना भी इन्हीं की वजह से है। जिचन और हन्हा साथ खड़े हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं, और वो समझाती है कि रैट गॉड कल्ट जैसे कई छोटे कल्ट्स असल में डिवाइन प्लांट कल्ट द्वारा सपोर्ट और एस्टैब्लिश किए गए थे। प्रिंसिपल युअन आंखें बंद करके हाथ पर सिर टिकाती है, और उसके पीछे एक झलक दिखती है जहां कांटेदार बेलें घूमते पानी पर वार कर रही है। वो हवा में खुद को संभाल रही है, और वो कहती है कि डिवाइन प्लांट कल्ट के बारे में उसे बस इतना ही पता है, और नाइन्थ एल्डर का बायोलॉजिकल लेवल बेहद कॉन्फिडेंशियल है, जिसे सिर्फ डायरेक्ट कॉम्बैट से ही जाना जा सकता है, और उसका खुद का लेवल रेयर लेवल 3rd रैंक है, जिसे तुलना के लिए लिया जा सकता है। जिचन आगे देखता है, चेहरे पर तनाव और गाल पर पसीने की बूंद है, और कहता है कि अच्छा हुआ डिवाइन प्लांट कल्ट उसे मारना नहीं बल्कि पकड़ना चाहता था, वरना वो कब का मर चुका होता। प्रिंसिपल युअन गंभीर नजरों से उसे देखती है और कहती है कि अब उन्हें बातचीत के मुख्य मुद्दे पर आना चाहिए, और उसने पूरा प्रोसेस देखा है कि उसने अकेले एक एडवांस लेवल 6th रैंक पावर हाउस को बिना किसी चोट के खत्म कर दिया। जिचन हल्का हाथ उठाकर कहता है कि सामने वाला एडवांस लेवल 6th रैंक पर नहीं था, बल्कि गंभीर रूप से घायल था, और उसकी ताकत गिरकर सिर्फ एडवांस लेवल 4th रैंक रह गई थी। प्रिंसिपल युअन आंखें बंद करके माथे पर उंगलियां रखती है, चेहरे पर पसीने की बूंद है, और कहती है कि वो जरूरत से ज्यादा सतर्क है और हमेशा अपनी असली ताकत छुपाता है, क्योंकि उसे डर है कि लोग जान जाएंगे कि वो कितना मजबूत है। वो डेस्क के उस पार उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ताकत छुपाना बड़े पावर हाउसेस के लिए अच्छी आदत है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए ज्यादा छुपाना उसके एवोल्यूशन रिसोर्सेज कम कर देगा और उसकी ग्रोथ को धीमा कर देगा। प्रिंसिपल युअन आगे झुककर दोनों हाथ डेस्क पर रखती है और कहती है कि वो समझती है कि वो अपनी ताकत इसलिए छुपाता है क्योंकि उसके अंदर सुरक्षा की कमी है, और उसे बुरे इरादों वाले लोगों से निशाना बनाए जाने का डर है। वो उसके पास आकर खड़ी होती है, जबकि वो दूसरी तरफ देख रहा होता है, और कहती है कि उसके प्रदर्शन और डिवाइन प्लांट कल्ट की उस पर नजर को देखते हुए जल्द ही देश के ऊपरी स्तर के लोग भी उस पर ध्यान देंगे, और ताकतवर लोग हमेशा प्रॉमिसिंग टैलेंट्स को पसंद करते हैं। वो उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखती है और करीब खड़ी होकर कहती है कि उसे अपनी टैलेंट ठीक से दिखानी चाहिए और एक मजबूत बैकर ढूंढना चाहिए, क्योंकि यही सबसे समझदारी भरा फैसला है। जिचन शांत चेहरे के साथ आगे देखता है और हल्का सा मुंह खोलकर कहता है कि वो समझ गया है, और अभी के लिए वो सिर्फ अपनी क्यूआई और ब्लड स्ट्रेंथ और मेंटल पावर दिखाएगा, जबकि अपने बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को छुपा कर रखेगा। एक ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग साफ आसमान के नीचे खड़ी है, और वो कहता है, मॉम, डैड, मैं वापस आ गया। वो सूटकेस खींचकर लिविंग रूम में लाता है। उसके पेरेंट्स सामने खड़े होते हैं। उसका पिता पूछता है कि वो जल्दी क्यों लौट आया, और वो कहता है कि स्पेशल ट्रेनिंग जल्दी खत्म हो गई, इसलिए वो वापस आ गया। तभी उसकी माँ कहती है कि वो उसके पसंदीदा खाने बनाएगी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, सामने खाना रखा होता है। उसकी माँ मुस्कुराकर कहती है कि उसके पास उसे बताने के लिए एक अच्छी खबर है, और वो पूछता है, क्या खबर? उसका पिता उसकी माँ के पेट पर हाथ रखता है। वो मुस्कुराती है और कहती है कि वो बड़ा भाई बनने वाला है। वो कटोरा और चॉपस्टिक्स पकड़े हुए अचानक ठिठक जाता है। उसकी आंखें फैल जाती है। जिचन हैरान होकर उनकी तरफ मुड़ता है और पूछता है, क्या माँ फिर से प्रेग्नेंट है? उसका पिता उसके कंधे पर हाथ रखता है, और वो कहती है कि कुछ दिन पहले कंफर्म हुआ है, और इस बार वो बेटी की उम्मीद कर रही है। उसके माता पिता पास बैठकर हाथ पकड़ते हैं, हल्का शर्माते हैं, और उसका पिता कहता है कि जब से वो और हाँ यूनिवर्सिटी गए हैं, घर बहुत खाली लगने लगा है, और उन्हें नहीं पता कि पोते का इंतजार कितने समय तक करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने एक और बच्चा करने का फैसला किया ताकि उन्हें साथ मिल सके। जिचन हल्की मुस्कान के साथ आगे देखता है और कहता है कि ये बहुत अच्छा है, और जब तक वो खुश है वही मायने रखता है, और चाहे जितने बच्चे हो उनका परिवार उन्हें पाल सकता है। वो अपने बिस्तर पर लेटा होता है, दोनों हाथों में फोन पकड़े। स्क्रीन पर शॉपिंग इंटरफेस दिख रहा होता है, और वो सोचता है कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ काफी नहीं है, और उसे अपनी मेंटल पावर भी बढ़ानी होगी, वरना वो मेंटल टाइप अपोनेंट्स के सामने कमजोर पड़ जाएगा। वो फोन को चेहरे के ऊपर पकड़े स्क्रीन पर 800 क्रेडिट्स का आइटम देखता है और सोचता है कि उसे अपनी सुपीरियर स्पिरिट एट्रीब्यूट को बढ़ाते रहना होगा, और इसके लिए वो और 9 टन सोल इंसेक्ट का मीट खरीदेगा। वो बिस्तर पर लेटा फोन देखते हुए हल्का हैरान होता है और कहता है कि डायमेंशनल रैट का मीट 0.5 किलोग्राम के लिए 100 क्रेडिट्स का है, और ये काफी महंगा है। वो आगे देखता है और उसके पीछे एक गिलहरी जैसे म्यूटेंट बीस्ट की छवि उभरती है,
जिसकी बड़ी सी पूंछ है, और बताया जाता है कि ये ऐसा क्रीचर है जो अपने गालों में खाना जमा करता है और एक अडल्ट अपने शरीर के 100 गुना तक स्टोर कर सकता है। वो फोन पकड़े चौड़ी मुस्कान देता है और सोचता है कि शायद इससे स्टोरेज स्पेस अनलॉक हो सकता है। वो ध्यान से फोन की तरफ देखता है। उसके ऊपर फॉक्स वुमन की छवि दिखाई देती है जो हवा में तैरता हुआ कॉलर पकड़े है, और वो सोचता है कि जैसे उसने वो कॉलर हवा से निकाल लिया था वैसे ही उसके पास भी कोई ऐसा स्टोरेज आइटम होगा। वो बिस्तर पर बैठा फोन हाथ में पकड़े स्क्रीन देख रहा होता है। सामने खड़ी हनहा उसे पुकारती है एक्सायो चेन, और वो कहता है कि पहले वो एक ऑर्डर प्लेस करके प्रोग्रेस बार चेक करेगा। वो हैरानी से आगे झुकती है, उसकी आंखें फैल जाती है और कहती है कि आंट एक्साइन सच में दूसरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। वो एक घुटना बिस्तर पर रखकर उसकी तरफ झुकती है, जबकि वो सिर के पीछे हाथ फेरता है, और वो कहती है कि उसके पिता को ग्रैंड चिल्ड्रन की बहुत जल्दी है और वो उनका इंतजार नहीं कर पाए, इसलिए सब खुद ही तैयार कर लिया। हनहा अपने हाथ सीने के सामने जोड़कर हल्का शर्माती है, उसकी तरफ देखती है, जबकि वो साइड में देखते हुए कहता है कि उससे ज्यादा जरूरी काम अभी है, और वो चौंक कर कहती है क्या? जिचन एक हाथ में कागज और दूसरे में पेन लेकर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि वो उस रहस्यमयी ताकत का अध्ययन करना चाहता है जो उसने पहले दिखाई थी। वो सामने खड़ी होकर हाथ फैलाती है, उसके चारों तरफ चमकते सिंबल्स घूमते हैं। पीछे खड़ा जिचन हैरानी से देखता है और नीचे वो कागज पर वही सिंबल्स बनाता है और कहता है कि जो पानी की बूंदें उसे पहले घेर रही थी वो किसी तरह के कैरेक्टर्स बना रही थी। वो दोनों हाथों से कागज उठाकर उसे दिखाता है जिस पर सिंबल्स बने होते हैं। हनहा पास आकर मुस्कुराती है और वो कहता है कि उसने उन्हें याद से कॉपी किया है और पहले उनका मतलब समझना होगा। जिचन फोन को कागज के ऊपर रखकर स्क्रीन पर वही सिंबल्स दिखाता है, उसे टैप करता है और कहता है कि वो पहले ऑनलाइन सर्च करेगा कि कोई काम की जानकारी मिलती है या नहीं। वो फोन दोनों हाथों में पकड़े कॉन्टैक्ट लिस्ट देखता है और कहता है कि जो लोग दिन भर एंशिएंट टेक्स्ट्स पढ़ते हैं शायद उन्हें कुछ पता हो। हनहा चमकती मुस्कान के साथ फोन उठाकर कहती है कि उसका मास्टर बहुत जानकार है और शायद उसे पता हो। वो फोन की तरफ देखती है, उसकी आंखों में थकान और चेहरा बुझा हुआ लगता है, और वो कहती है कि उसके मास्टर को भी कुछ नहीं पता। जिचन अपने फोन की तरफ देखता है, गाल पर पसीने की बूंद होती है। स्क्रीन पर कंफ्यूज्ड रिप्लाईज दिखते हैं और वो चुप रहता है। वो उंगली से स्क्रीन टैप करता है, एक नया रिप्लाई आता है और वो कहता है कि एक मैसेज आया है। वो बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा होता है, फोन हाथ में होता है। हनहा उसके पास बैठकर झुकती है और वो कहता है कि ये सिंबल्स जाने पहचाने लगते हैं, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा कि उसने इन्हें कहाँ देखा था। वो करवट लेकर लेट जाता है, फोन चेहरे के पास पकड़े स्क्रीन देखता है, ऑडियो रिप्लाई रिकॉर्ड करते हुए कहता है कि ये सिंबल्स उसे उन एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स जैसे लगते हैं जो उसने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में देखे थे। एक आलीशान कमरे में कई औरतें एक भारी भरकम आदमी के आसपास झुकी होती है जो सोफे पर आराम कर रहा होता है। उनमें से एक औरत बोतल और फोन पकड़े होती है और वो कहता है कि वो कल सुबह इंस्टीट्यूट वापस जाकर चेक करेगा और कुछ पता चलते ही बता देगा। छोटे बालों वाली एक लड़की लाल चेहरे के साथ मुस्कुराती है, हाथ में लाल रंग का पेय पकड़े होती है और उसे बिना रुके पीने के लिए चीयर करती है। जिचन अपने फोन को खाली नजर से देखता है, गाल पर पसीना होता है। वो स्क्रीन टैप करता है और मैसेज में लिखा होता है कि वॉइस मैसेज भेजने से पहले अपने पर्सनल काम निपटा लो, और साथ में पीने के खर्च का जिक्र होता है। एक बड़े शहर का नजारा दिखता है जहां इमारतें और पारंपरिक छतें फैली होती हैं, और बताया जाता है कि इस लड़ाई के बाद अलग अलग ताकतें उस पर ध्यान देने लगी है। क्योटो ली फैमिली और नंजियांग युअन फैमिली की आवाजें आती है कि लिन जिचन पर ध्यान दो। जीशेन ग्रुप नाम की एक ऊंची इमारत दिखती है। एक और आवाज दोहराती है कि लिन जिचन पर ध्यान दिया जाए, और फिर दृश्य बदलकर क्यूशु मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स नाम की जगह पर जाता है जहां वही आदेश दिया जाता है। एक नकाब पहना बुजुर्ग आदमी जिसकी आंखें लाल चमक रही है, शेन सेक्ट एल्डर लिखी इमारत के सामने खड़ा होता है। आगे देखते हुए कहता है कि लिन जिचन काफी दिलचस्प है, और बताया जाता है कि इसमें विरोधी गुट भी शामिल है।